Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Microbes in Human Welfare, lecture 4. Today we are going to discuss the use of microorganisms as biocontrol agents. Now, what do we understand by the term biocontrol agent? This word refers to agricultural field में जब भी हम crops को grow करते हैं, so these crops they are constantly damaged by insects and pests. Now, in order to kill these insects, we will make use of insecticides, and in order to kill this pest, we will make use of pesticides. But the point is, these chemical insecticides and pesticides which are used to kill insects and pests, ये ultimately होते chemicals हैं, and it is found that they are toxic to humans, environment, and to the soil. So, long-term use of these chemical insecticide and pesticide is found to be toxic. तो अब हम इन कीड़े मकोड़ों को, इन इंसेक्ट्स को अपने क्रॉप को अटैक ना करें, ऐसा क्या हम लोग करें कि इंसेक्ट और पेस्ट को हम रोक सकें. सो इसके लिए एडवाइस किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑलवेज बेटर, इट इज ऑलवेज बेटर देन कन्वेंशनल फार्मिंग. कन्वेंशनल फार्मिंग क्या बोलता है कि इंसेक्ट और पेस्ट को मार डालो, किल देम. बट एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मर कहता है डू नॉट किल ऑल द इंसेक्ट एंड पेस्ट, सभी को मत मारो. सेकेंड, बट कीप देयर पॉपुलेशन अंडर चेक. चेक मीन्स कंट्रोल, उनकी तादाद को कंट्रोल में रखो. थर्ड, ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंटरैक्शन ऑफ दीज इंसेक्ट्स इन फूड वेब. अब फूड वेब का मतलब क्या होता है कि हमारे इस पर्यावरण में अगर एक प्राणी किसी प्राणी को खाता है तो वो प्राणी खुद भी किसी और के द्वारा खाया जाता है. So here what happens in food web is one organism eats multiple organism and this organism in turn is being eaten up by multiple other organisms. इसको हम लोग बोलते हैं prey predator relationship. What did I say? Prey predator relationship, यानी शिकार और शिकारी का संबंध. इस शिकार शिकारी के संबंध को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमको बहुत सारे केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So my dear friends, here there are few examples that we will have to memorize from NEET point of view. Example number 1, there is this beetle with red and black marking. यानी एक कीड़ा है जिसमें रेड और ब्लैक मार्किंग होता है, उसका नाम है लेडी बर्ड. और ये जो बीटल है ना, दिस कैन ईट अप एफिड्स. Then second example, dragonflies are having that ability that they can destroy mosquitoes. So now the story is, if my crop plant is destroyed by aphids and mosquitoes, अब मेरे खेत को अगर aphids और mosquitoes नाम के insects अटैक कर रहे हैं तो aphids और mosquitoes मेरे दुश्मन हुए. बट aphids और mosquitoes के दुश्मन हैं लेडी बर्ड एंड ड्रैगनफ्लाइज. सो यहां हो क्या रहा है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, कि हम लोग इन एफिड्स और मॉस्किटोज को केमिकल की मदद से नहीं मारेंगे, बिकॉज केमिकल्स आर अल्टीमेटली फाउंड टू बी टॉक्सिक. वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक लेडी बर्ड एंड ड्रैगनफ्लाइज. लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए बायो, और ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है इसलिए कंट्रोल, एंड दैट्स व्हाई द टाइटल इज बायो कंट्रोल एजेंट्स. नाउ these ladybirds and dragonflies, they are macroorganisms. Macroorganisms का मतलब होता है we can see them with our naked eyes. But now there is an example of microorganism, Bacillus thuringiensis. What did I say? Bacillus thuringiensis, which is a bacteria. Shortcut में इसको हम लोग लिखेंगे BT. This bacteria can destroy butterfly caterpillars. अब बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसको बटरफ्लाई कैटरपिलर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं. अब उन क्रॉप्स के ऊपर अगर मैं केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे करूं सो ये क्रॉप्स भी डैमेज होते हैं, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी डैमेज होता है, ह्यूमंस को भी डैमेज पहुंचता है. इसीलिए अब हम क्या करेंगे ना, ये बैक्टीरिया की मदद लेंगे ताकि हम ये बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को मार सकें. साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड सैचेट्स ऑफ दीज बैक्टीरिया. सैचेट मींस पैकेट. उस पैकेट के अंदर बहुत सारा पाउडर जैसा, डस्ट लाइक पार्टिकल जैसा इन बैक्टीरियाज का स्पोर्स आता है. स्पोर्स इज डस्ट लाइक पार्टिकल्स
इस स्पोर को वाटर से मिक्स करके वी विल स्प्रे देम ऑन वल्नरेबल प्लांट्स. Vulnerable plants means those plants which are at risk. Commonest example given in textbook is brassica and fruit trees. So Bacillus thuringiensis के सैचेट में जो भी स्पोर्स है उसको वाटर से मिक्स करके जब हम लोग प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं तो वो प्लांट्स को इस बटरफ्लाई कैटरपिलर और उसके लार्वा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे. साइंस इतना आगे पहुंच चुका है दैट विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओके हम लोग बैसिलस thuringiensis का पेस्ट और इंसेक्ट डिस्ट्रॉइंग जीन को आइसोलेट करके निकालते हैं बाहर और उसको क्रॉप प्लांट्स के अंदर डाल देते हैं. और ऐसे मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे बीटी कॉटन, यानी एक ऐसा स्पेशलाइज्ड कॉटन है जिसके अंदर बैसिलस thuringiensis का जीन ऐड करके रखा है मैंने, ताकि इस कॉटन को अगर कोई भी लार्वा कोई भी इंसेक्ट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो ये कॉटन खुद ब खुद उसको रेजिस्ट करता है और उस इंसेक्ट और पेस्ट को मार सकता है. यानी इस कॉटन के ऊपर हमको कोई केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती. मूविंग ऑन नेक्स्ट, देन देयर इज दिस ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा इज फ्री लिविंग फंगस. दिस इज फर्स्ट एमसीक्यू. And this trichoderma is usually found in root ecosystem. प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है और ये ट्राइकोडर्मा बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है. पैथोजेन, पैथो मीन्स डिजीज, जेन मीन्स टू जेनरेट, दैट मीन्स डिजीज जेनरेटिंग और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो बहुत सारे प्लांट पैथोजेन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइकोडर्मा. नेक्स्ट, एक वायरस है जिसका नाम है बैक्यूलोवायरस. इट बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ एनपीवी व्हिच स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. आई रिपीट, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. अब ये बैक्यूलोवायरस के पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है एंड दिस इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इज स्पीशीज स्पेसिफिक and it is narrow spectrum. जब भी कोई भी केमिकल अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम. अगर एक केमिकल सिर्फ एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है तो हम उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम. बट अगर वो केमिकल तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेट्स से एक टाइप के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, दूसरे तरह के बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ अमीबा को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. ओके, तो इस तरह के केमिकल को हम लोग बोलेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम. अब बैक्यूलोवायरस में जो इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट्स को मारने की प्रॉपर्टी है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है, यानी वो स्पेसिफिकली उसी इंसेक्ट को मारेगा जिस इंसेक्ट के लिए वो बना है और बाकी के इंसेक्ट्स को टच नहीं करेगा. जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज करते हैं तो इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा टारगेट स्पेसिफिक होते हैं. ये सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट्स को मारेंगे जिनको आइडियली ये मार सकते हैं, तो बाकी के बचे इंसेक्ट्स बच जाते हैं. ऐसा केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में नहीं होता है. जब भी मैं केमिकल स्प्रे करता हूं तो इंसेक्ट और पेस्ट तो मरेगा ही, उसके साथ साथ हमारे यूजफुल इंसेक्ट भी मर जाते हैं. हनी बीज मर जाते हैं, अर्थवर्म मर जाते हैं, जो आइडियली हमको पॉलिनेशन, लूजनिंग ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं. That is why it is fantastic to say that microbes should be used as biocontrol agents. Next, अब ये सारे प्रॉपर्टी को यूज करके जो फार्म मैनेजमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं IPM. फुल फॉर्म गोज एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कौन से पेस्ट को, कौन से इंसेक्ट को किस स्टाइल में मारना है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. जहां हम लोग उस इंसेक्ट को पूरी तरह से भी खत्म नहीं करते हैं, उसको उसके थोड़े बहुत क्वांटिटी को जिंदा रहने देते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द फूड वेब एट द सेम टाइम. क्योंकि अगर इंसेक्ट्स को पूरा खत्म कर दिया तो वो इंसेक्ट्स को खाने वाले भी प्राणी होते हैं जो उन पे डिपेंडेंट है. नेक्स्ट, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स. अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स वो केमिकल होते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं. अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट ये देखा गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द लॉन्ग रन इट कॉजेस पोल्यूशन.
That is why we will use biofertilizers. Now biofertilizers are microorganisms which enrich the nutrient quality of the soil. So chemical spray करके सॉइल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब देने से अच्छा मैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्लांट के ऊपर रिलीज कर दूंगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करवा के देगा। अब ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायोफर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज किए जा सकते हैं? 3 कैटेगरीज। वी कैन हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, we can have nitrogen fixing fungus, and we can have nitrogen fixing cyanobacteria. At times also you will find the term blue green algae. Cyanobacteria also referred as blue green algae. अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में 2 टाइप के होते हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। अगर कोई बैक्टीरिया किसी प्लांट के रूट के अंदर उसके साथ में रह रहा है ना, तो ऐसे रिश्ते को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बट अगर वो सॉइल में ऐसे का ऐसा ही पाया जाता है तो उसको हम बोलेंगे फ्री लिविंग। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के 2 एग्जांपल। नंबर 1 अजोटोबैक्टर, नंबर 2 अजोस्पिरिलम। अब इसको याद कैसे रखें? एक टेक्निक के हिसाब से। फ्री लिविंग है ना, फ्री यानी आजाद, so you see आजाद आजाद यानी अजो अजो, अजोटोबैक्टर एंड अजोस्पिरिलम 2 एग्जांपल। Whereas symbiotic bacteria are usually found in roots of leguminous plants. Now leguminous plants are usually those sprouts, मूंग, मटकी, चना and all those. Okay, इसका commonest example is the bacteria called as rhizobia. बहुत सारा रहेगा तो rhizobia, सिंगल रहेगा तो rhizobium. Moving on. Next, talking about nitrogen fixing fungus. Most of the fungus which fixes nitrogen belongs to the genus of Glomus and they are called as mycorrhiza. Mycorrhiza 2 तरह के होते हैं। जो mycorrhiza रूट्स के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलेंगे एंडोमाइकोरिजा, और जो माइकोरिजा रूट्स के बाहर पाया जाता है उसको हम बोलेंगे एक्टोमाइकोरिजा। अब एक्टोमाइकोरिजा में ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम बोलेंगे हाइफे, which are nothing but fungal filaments, and this group of hyphae put together forms a continuous covering around the roots which is called as a mantle. एंडोमाइकोरिजा में फंगल फिलामेंट जब अंदर एंटर करता है, ओके राइट, फिर वो सबसे पहले ब्रांच करता है। अब ये जो ब्रांचिंग है, द फर्स्ट ब्रांच एंड द सेकेंड ब्रांच, इस ब्रांचिंग को हम बोलेंगे आर्बस्कल्स, एंड देन इट फॉर्म्स स्मॉल स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स which are called as vesicles. इस तरह के एंडोमाइकोरिजे को इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वैम, दैट इज वेसिक्युलर आर्बस्क्युलर माइकोरिजा। वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। लास्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे। इसका 3 एग्जाम्पल। रिमेंबर द शॉर्टकट ऑफ नोआ। N for nostoc, O for oscillatoria and A for anabaena. And these cyanobacteria usually they are found in paddy fields. Paddy refers to rice fields. So that is how microorganisms they are used as biofertilizers. That is how microorganisms are also used to control insect and pest as biocontrol agents. Well, that's all for this lecture. Microbes in human welfare chapter का हो गया स्वाहा। I hope यो बायो तुझे समझ में आयो। So read bio, bleed bio, yo bio. Thank you so much everyone.